Hello everyone, this side Anmol Bhakni from Easy Learning, and today I am once again here with the second part of the chapter bringing up curry. So without wasting our time, we should see the summary points. So curry becomes fond of ripe bananas. Curry पके हुए बनानास का बहुत फॉन्ड हो गया, यानी उसे पके हुए बनानास बहुत अच्छे लगने लगे और वो सेल्फ हेल्प खुद की हेल्प खुद से करने पे बिलीव करता था और दूसरे को कभी डिस्कम्फर्ट यानी परेशान नहीं करता था। वो अपनी गलतियाँ आसानी से मान लेता था। कारी एक बेबी की तरह था जिसे हमें ट्रेन करना पड़ता था हर चीज़ के लिए, और अगर हम उसे नहीं बताए कि ये नॉटी हो रहा है, मतलब वो कहीं कहीं पे शैतानी कर रहा है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा मिसचीव कर सकता था, यानी और भी ज़्यादा शैतानी करने लगता था। फॉर इंस्टेंस वन डे समबडी gave him some bananas to eat. Very soon he developed a great love for ripe bananas. किसी दिन किसी ने उसे कुछ राइप बनानास यानी पके हुए बनानास उसे दिए खाने के लिए, तो फिर उस बहुत जल्दी ही उसे बनाना से यानी राइप पके हुए बनानास से प्यार सा हो गया था और वो उसका बहुत फॉन्ड हो गया था। We used to keep large plates of fruits on a table near a window in the dining room. तो फिर यहाँ पे राइटर बताते हैं कि हम फ्रूट्स को डाइनिंग रूम पे विंडो के पास एक टेबल पे रखते थे, प्लेट पे। वन डे ऑल द बनानास ऑन द टेबल disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruits इन द हाउस। एक दिन अचानक से सारे बनाना जो टेबल पे रखे थे वो गायब हो गए, डिसअपेयर हो गए, और जो राइटर के फैमिली वाले थे उनने सर्वेंट्स को ब्लेम किया कि इनने ही सारे बनानास खा लिए। और उसके कुछ दिन बाद फ्रूट्स फिर से डिसअपेयर हो गए, फिर से गायब हो गए। इस टाइम जो ब्लेम था वो सर्वेंट्स के सर नहीं गया, यानी इस बार वो किसके सर आ गया, वो आ गया राइटर के सर पे कि राइटर ने ही ये सब खाया होगा। और जब अगली बार फ्रूट डिसअपेयर्ड हुए तो जो बनाना थे ना वो कारी के पेवेलियन हमने पिछले पार्ट में देखा था कि उसका घर था, तो वो कारी के पेवेलियन में मिले, पिचके हुए, स्मैश्ड मतलब दबे कुचले से वहाँ पे मिले। सो फिर वो बहुत सरप्राइज़ हो गए क्योंकि उनने कभी वहाँ पे फ्रूट्स नहीं देखा। वो वहाँ पे हमेशा ट्विक्स रहती थी, ट्विक्स खाता था ना वो, तो वहाँ पे ट्विक्स रहती थी, बट इस टाइम वहाँ पे स्मैश्ड बनाना रखे हुए थे। सो अगले दिन जब वो डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे, ये वंडर कर रहे थे या आश्चर्य कर रहे थे कि टेबल फ्रूट से जा कैसे सकते हैं। तो फिर उसी टाइम एक लॉन्ग ब्लैक थिंग अपीयर्ड हुई, जैसे कि वो एक स्नेक हो। तो फिर वो विंडो से अपीयर हुई और सारे बनानास को लेके डिसअपेयर हो गई। I was very much frightened because I had never seen snakes eat bananas and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruit. तो फिर वो राइटर बहुत आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उनने कभी नहीं सुना या फिर देखा कि स्नेक्स बनाना खाते हैं, और वो बहुत डर भी गए। फ्राइटेंड मीन्स डर जाना, कि वो उनने सोचा कि वो बहुत एक टेरिबल स्नेक है। टेरिबल मीन्स डरावना या भयानक, तो वो एक बहुत भयानक स्नेक है जो सारे फ्रूट ले जा रहा है। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट ran out of the house, feeling sure that the snakes would come back into the house, eat all the fruits and kill all of us. तो फिर वो बाहर को भागे एक सहमा हुआ दिल लेके, सोच रहे थे कि वो स्नेक फिर से आएगा और फिर से उनके घर आएगा और सारे फ्रूट खा जाएगा और उन सबको भी, यानी राइटर को, उसकी फैमिली को और उनके सर्वेंट्स को सबको मार देगा। जैसे ही वो बाहर को गए उनने कारी की पीठ देखी, बैक मीन्स पीठ, कारी की पीठ देखी जो एकदम से डिसअपेयर हो गई उसके पेवेलियन से। तो वो डर गए और उन्हें एक कंपनी चाहिए थी जो उन्हें चीयर करती, मतलब उनका उत्साह बढ़ाती। आई रैन आफ्टर हिम इनटू द पेविलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास। तो फिर वो कारी गायब हो गया था ना क्योंकि वो तेज़ी से दौड़े, तो फिर वो उनके पीछे पीछे गए
दौड़ दौड़ के, और उनने वहाँ क्या देखा कि कारी वहाँ पे बनानास खा रहा है। तो फिर वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। द बनानास वर लाइंग स्ट्रू ऑल अराउंड हिज। तो फिर जितने भी सारे बनाना थे वो उसके ही, कारी के यानी कारी के पेविलियन में फैले हुए थे, कारी के आसपास। He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. That instant, the trunk looked like a black snake, and I realized that Kari was the thief. तो फिर कारी ने अपनी जो ट्रंक होती है वो लंबे से स्ट्रेच की और विंडो के अंदर जाके ले लिया होगा, जो एक ब्लैक स्नेक सा होता है। तो फिर यही उन्हें, राइटर को रियलाइज़ हुआ इस तरीके से कि कारी ही थीफ है, यानी कारी ही चोरी कर रहा है। आई वेंट टू हिम, पुल्ड him out by the ear and joyously showed my parent that it was Kari, not I, that had eaten all the fruit these many weeks. तो फिर वो कारी को कान से पकड़कर, कान से खींचकर अपने पेरेंट्स के पास ले गए और अपने पेरेंट्स को बताया कि वो कारी ही था कि जो इतने वीक से बनानास की फ्रूट्स की चोरी कर रहा था। दैन फिर कारी को डांट पड़ी और उसे समझ आ गया, और उनने, राइटर ने कारी से कहा कि नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट्स यू विल बी वाइप्ड, यानी अगली बार अगर तुम मुझे फ्रूट्स चोरी करते हुए दिखे तो फिर मैं तुम्हें बीट करूँगा, मारूंगा। He knew that we were all angry with him, even the servants. His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. तो फिर उसे समझ आ गया कि सारे मेंबर्स फैमिली के उससे नाराज़ है। इवन कि जो नौकर थे, सर्वेंट्स थे, वो भी उससे नाराज़ थे। उसका जो गर्व था वो इतनी बुरी तरीके से ज़ख्मी हुआ, यानी टूट गया, कि उसने फिर कभी भी डाइनिंग रूम से कोई चीज़ चोरी नहीं की। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ़ टू थैंक दैम। तो फिर अगली बार से कभी भी अगर कोई उसे फ्रूट देता है तो फिर वो स्क्विल्ड यानी खुशी में चिल्लाना, वो ज़ोर से चिल्लाता था उन्हें थैंक करने के लिए। एंड एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन। एक एलिफेंट पनिशमेंट को बहुत ईजिली ले लेता है जब उसकी गलती होती है, पर अगर हम उसे बिना बात के पनिशमेंट दे तो फिर वो उसे रिमेंबर यानी उसे याद रखता है और सेम चीज़ हमें पे करता है। एंड एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट। उसे एलिफेंट को बैठने के लिए ट्रेन करना पड़ता है, जब वॉक करना होता है तब ट्रेन करना पड़ता है उसे, फास्टर स्लोअर इन सब के लिए टीच करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है। जैसे हम एक बेबी को, एक छोटे चाइल्ड को ट्रेन करते हैं कि ऐसे बैठो, ऐसे खड़े हो, ऐसे तेज चलो, दौड़ो, वैसे ही हमें एक बेबी एलिफेंट को भी ट्रेन करना पड़ता है। अगर हम उससे धत बोले और उसे ईयर से कान पकड़ के खींचे तो फिर उसका मतलब होता है कि बैठ जाओ, अब उसे बैठना है। और वैसे ही सिमिलरली अगर हम उसे माली बोले और उसका ट्रंक यानी उसकी सूंड पकड़ के उसे आगे को खींचे तो फिर वो समझ जाता है कि ये चलने का एक सिग्नल है। कारी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत। कारी माली का मतलब क्या था कि उसे चलना है ना, तो वो तो उसने 3 लेसन में बड़ी इजीली सीख लिया, बट धत यानी बैठने का जो टिप थी वो उसे 3 वीक्स लगे उसे सीखने के लिए। उसे बैठना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। आपको पता है एलिफेंट को क्यों सिखाना पड़ता है नीचे बैठने के लिए? क्योंकि वो बहुत जल्दी टॉलर मतलब लंबे होते जाते हैं और हमें उसकी टेक केयर करनी पड़ती है। 2 से 3 वीक में वो लैडर मतलब सीढ़ी जितने लंबे हो जाते हैं, जो बड़ी सी सीढ़ी होती है उस जितने लंबे हो जाते हैं, इसलिए हमें उन्हें सिखाना पड़ता है। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम सिट डाउन बाय सेइंग दैट सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक फॉर हु वुड वांट टू कैरी अ लैडर अराउंड
ऑल द टाइम, यानी उसके बैक में बैठने का मन है तो फिर हर समय तो हम सीढ़ियों जितना लंबा वो तो हो गया है, पर हम सीढ़ी लेके तो नहीं जा सकते ना कि उस पर सीढ़ी लगाएंगे और फिर उसके पीठ पे बैठेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसलिए उसे धत बोल के उसे बैठना सिखाते हैं ताकि वो बैठे और हम ईजिली उसके बैक पे राइड ले सके। जो सबसे डिफ़िकल्ट थिंग होती है एक एलिफेंट को टीच करने की, वो होती है मास्टर कॉल। ये मास्टर कॉल सीखने के लिए एलिफेंट को 5 ईयर्स लग जाते हैं। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंड हिसिंग हाउलिंग साउंड, मतलब जैसे स्नेक्स करते हैं ना, हिस ऐसे आवाज़ निकालते हैं, और टाइगर्स करते हैं, मतलब आउल्स करते हैं, आउल हाउलिंग, तो फिर वैसे ही एक अजीब सी स्ट्रेंज सी आवाज़ होती है जिससे सुन के ऐसा लगता है जैसे कोई टाइगर और एक स्नेक आपस में झगड़ा कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। और ये हम क्यों निकालते हैं ये आवाज़, हम उसके कान में बोलते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मान लो उसका मास्टर कहीं पे रास्ता भटक गया है तो फिर वो मास्टर उसके एलिफेंट के कान पे एक मास्टर कॉल देगा, यानी ये हिसिंग और हाउलिंग साउंड करेगा, तो फिर एलिफेंट को पता चल जाएगा कि मेरे मास्टर अपना रास्ता भटक गए हैं। तो फिर वो एक एक करके सारे जितने भी ट्रीज होंगे उन्हें 1 बाय 1 उखाड़ना शुरू करेगा और एक रास्ता बनाएगा ताकि उसके मालिक को रास्ता का पता चल जाए। तो फिर ये स्टोरी लिखी है धन गोपाल मुखर्जी ने, जो ली गई है कारी द एलिफेंट। ये एक बुक है कारी द एलिफेंट, उससे ये स्टोरी, उसका एक पार्ट है ये स्टोरी। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, बाय।